राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल साहिल लोचप के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में धरना किया, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में कहा कि सरकार देश की सीमा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एसएसबी को सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। नागपुर नगर निगम की बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे गाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर डीएमके और सत्तारूढ़ टीवीके के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय के रुख पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें नेपाल से जुड़ी बाढ़ नियंत्रण, बिहार के विकास और वित्तीय जरूरतों पर चर्चा हुई। BWF बोर्ड चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने चौथी सीड चीन की जोड़ी को मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़त देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले 1.5 लाख ड्राइवरों ने सीखी मराठी, 7,750 परीक्षा में फेल, फिर देना होगा एग्जाम। 8 राज्यों में डीएम को मिला भारतीय नागरिकता देने का अधिकार, सख्त किए गए नियम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सर्वांगीण और सुव्यवस्थित विकास के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का स्वागत किया। उन्होंने इस विजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान 2047 सिर्फ एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित दिल्ली की मजबूत नींव है। इससे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान, पुराने इलाकों के पुनर्विकास, प्रदूषण मुक्त परिवहन, हरित क्षेत्रों के विस्तार और आधुनिक नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस विजन को धरातल पर उतारकर विकसित दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाएगी। मैं दिल की गहराई से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय आदरणीय श्री तरनजीत सिंह संधू जी को और सभी हमारे अधिकारियों को दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूं, साधुवाद देती हूं कि बहुत समय से जिस मास्टर प्लान का इंतजार दिल्ली को था, वो आज दिल्ली की जनता को मिल पा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि आज दिल्ली, जो कि एक ऐसी सिटी है, बढ़ती आबादी और लैंडलॉक दिल्ली, जो कि 1484 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बंधी है, उसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है, पर उन लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, प्लैन्ड एरिया हो, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। हर वर्ग के लिए आवास भी इस मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि विशेष इसका अट्रैक्शन है कि दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं, उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़ें, जनता को उनका अधिकार मिले और हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी 30 मीटर रोड पर अब कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो पाएगी। ये भी एक बड़ा कदम है दिल्ली के लिए। और इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ इंफ्रा हो, कम्युनिटी सर्विसेज हो और गांव, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी
फ्लैट एरिया, वेयर हाउस, फार्म हाउस, फॉरेस्ट, पार्क, यमुना फ्लड प्लेन, सोशो कल्चरल फैसिलिटी सेंटर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें आपके इस मास्टर प्लान में जिस तरीके से डिटेल में इसके बारे में बात कही गई है, ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। अब मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करके दे दिया गया है जो असल में जमीनी स्तर पे डेवलपमेंट का काम दिखा पाएगा, असल बदलाव हो पाएगा। आपने शानदार टीओडी पॉलिसी दिल्ली को दी है और रैंडमली बसी हुई दिल्ली जो सालों से बस बसती चली गई, कहीं अनऑथराइज कॉलोनी तो कहीं झुग्गी, और सालों पुराने ये जो हमारे फ्लैटेड कॉलोनियां थी, ये लोग भी हमेशा तरसते थे कि कैसे हम अपने यहाँ डेवलपमेंट कर सके। तो ज्यादा एफएआर के साथ में, ज्यादा फैसिलिटीज के साथ में आपने जो रीडेवलपमेंट का प्लान इन रेजिडेंशियल कॉलोनियों को दिया है, ये सच में हम आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां झुग्गी वहां मकान के लिए जो प्रोविजंस इसमें क्रिएट हुए हैं, फिर वो डीडीए हो या दिल्ली सरकार मिल करके एक एक झुग्गी बस्ती जो दिल्ली राज्य में है उनके लिए पीपीपी मॉडल पे फ्लैट्स की व्यवस्था करना, मकान बना करके उनको देना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। दिल्ली के लिए ये एक सपना सच होने जैसा है और दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, इस सबके माध्यम से आगे बढ़ते हुए आर्थिक रूप से भी मुझे लगता है कि मजबूत होगी और ये शहर जो है यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए बेहतर घर, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के केंद्र मिलेंगे और सुरक्षित और सक्रिय ये सारी की सारी दिल्ली बनेगी। दिल की गहराई से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय हमारे मंत्री खट्टर जी का, जिन्होंने दिल्ली के दर्द को समझा और जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी तुरंत एक एक दिन आपने इस मास्टर प्लान पे काम किया और सभी स्टेक होल्डर से घंटों की मीटिंग करते हुए इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसके बाद भी इसे पब्लिक डोमेन में डाल करके उस पर राय मांगी गई थी। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जो जवाब चाहिए थे, जो समाधान चाहिए थे, वो इस मास्टर प्लान के माध्यम से मिल पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नई न्याय संहिताओं को लागू करने का काम शुरू हो गया है। शाह ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इनके अधिसूचना जारी करने में देरी की, क्योंकि कानून लागू होने से भय और सिंडिकेट का राज खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की जनता से बेहतर शासन का वादा किया है। कार्यक्रम के दौरान विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के नवनिर्मित भवन और नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े एक संस्थान का भी उद्घाटन किया गया। पूरे देश भर में ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया है, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कटमनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता को वादा किया था कि आप हम पर भरोसा करिए, हम भय की नहीं भरोसे की सरकार देंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कामकाज संभालने की पहली फाइल साइन की। वो फाइल हमारी तीनों न्याय संहिताओं को लगाकर यहां से अंग्रेजों के कानून को निकालने की फाइल साइन की और उसी से भय की जगह भरोसे का काम, ये अभियान शुरू हो गया। आज यहां पर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के
नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन हुआ है और यहां पर नशा मुक्त भारत के अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण संस्थान का उद्घाटन करने का काम हुआ है। मित्रों, आज इसमें साइड पर ही, पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई। ये तीनों न्याय संहिताएं किस प्रकार से नागरिकों को सुरक्षित करेगी, उनकी संपत्ति को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी, इनके सम्मान को किस प्रकार से बढ़ाएगी और किस प्रकार से किसी भी फरियादी को सिर्फ 3 साल में ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था हो जाएगी। इसकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा, इसको पूरा मुझे विश्वास है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धेय कल्याण सिंह की स्मृतियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी के आदर्शों और स्मृतियों को आत्मसात करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन अपनी कर्मठता, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहते हुए उन्होंने सभी संवैधानिक दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। आज सरदेव बाबूजी की इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए हिंदू गौरव दिवस के रूप में सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को एक प्रेरणा के रूप में अंगीकार करने का दिवस है। बहनों और भाइयों, मुझे एक लंबे समय तक सरदेव बाबूजी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। एक सामान्य अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कर्मठता से, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के भाव से, देश के प्रति समर्पण के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री,
सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि है, उनके लिए सरदेव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। केबीटी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के बामेती में कृषि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि किसान की सेवा उनकी प्राथमिकता है। देखो, प्रधानमंत्री जी की, मेरी, बिहार सरकार की भी चिंता ये है कि हमारा किसान छोटा है, बड़े किसान कम है। सुधांशु जी जैसे ज्यादातर किसानों के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा खेती, और इतनी खेती में रोजी रोटी चलाना, फायदे की खेती करना, परिवार चलाना आसान नहीं। और जब हम लोगों ने कोशिश की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये कोशिश की है कि हम खेती का ऐसा मॉडल बनाएं कि कम खेती में भी ज्यादा आमदनी हो। उसको हम एकीकृत खेती कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अभी आईसीआर के पूर्वी परिसर में कृषि मंत्री जी भी मेरे साथ गए थे। बापूराम में 2 एकड़ और 1 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ है। 1 एकड़ मतलब बीघा कितने हुए? 2 की 5, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, तो 2 एकड़ का भी है, मतलब लगभग 3 एकड़ का, 3 बीघे का और 1.5 बीघे का भी। उसमें क्या क्या कर रहे हैं मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उसको देखने चाहिए चल के। उसमें एक तो जो 3 बीघा वाला देखा, उसमें 1.5 बीघा में अभी पहले धान लगाएंगे। धान काट के फिर 4 चीजें 4 हिस्से करके उसमें लगाएंगे, गेहूं, चना, सरसों और मक्का, ये 4 चीज उस पर लगाएंगे। फिर वहां एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में मछली का पालन हो रहा है। उस तालाब में एक पोल्ट्री की चलती फिरती यूनिट डाली है जिसमें मुर्गी पालन होता है, और उसमें जब वो तालाब में मुर्गी घूमती है तो उनका जो ड्रॉपिंग होता है वो मछली के खाने के भी काम आ जाता है। उसी में बतख भी है एक तरफ, तो बतख भी अंडे देती है। फिर उसी में तालाब की पार पे सब्जी पैदा करने का, बेल वाली सब्जी, वो अभियान चलाया। कभी लौकी लगी है, और लौकी जब कटेगी तो उन्होंने बताया कि जब पूरी हो जाएगी तो स्वयं सब्जी लगाएंगे। उसी में आम, उसी में केला, उसी में अमरूद, कटहल, नींबू, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कई प्रकार के फल पैदा कर रहे हैं, तो वहां कई तरह के फलों के पेड़ भी लगे हैं, जिससे फल आते हैं अच्छे, और फलों को बेच के भी आमदनी होती है। उसी में 2 पॉइंट छोटे छोटे बने जिनमें इजोला पैदा हो रहा है। इजोला
मछली के खाने के काम भी आता है और गाय के फूड के रूप में भी काम करता है। उसी में एक गोपालन की यूनिट बनी हुई है जिसमें 2 गाय हैं, एक उनका बछड़ा बछड़ी है और उसी गाय से दूध भी आता है और दूध के साथ साथ उनने एक गोबर गैस का प्लांट लगा रखा है जिससे रसोई बन जाती है, रसोई के लायक उसमें खाद भी मिल जाता है। उसी में एक हिस्से में चारा लगाया हुआ है, घास लगाया हुआ है, वो घास भी पशुओं के खाने के काम आता है। तो इतनी गतिविधियां की है 3 बीघा में कि आसानी से उनकी जो आमदनी है वो 2 लाख रुपया के आसपास आसानी से पहुंच जाती है। तो अलग अलग चीज से अच्छा इसमें एक फायदा और कि जब हम 2 फसलें लगाते हैं तो 2 ही बार आमदनी आती है। धान में आ जाएगी, धान काट के 1 चीज और लगाएंगे उसमें आ जाएगी गेहूं चना जो भी। लेकिन इसमें तो कभी सब्जी आ रही है, कभी फल आ रहे हैं, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए मछली निकल रही है, तो कभी मुर्गी के अंडे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे रोज या हर महीने फायदा होता है। मैं एक तो आपको बहुत विजय की बधाई देना चाहता हूं। आपने ये जो किसान महिला युवा रोजगार श्रमिक उत्थान सहजन कल्याण संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, मैं बहुत बधाई देता हूं। उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के जो किसान आईडी है वो बनाने के साथ साथ आप प्राकृतिक खेती, उन्नत खेती उसके किसानों को भी बुलवाइए ताकि वो अपनी चीज का प्रचार कर सके। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। जयराम रमेश ने बताया कि बैठक करीब 4 घंटे चली। उन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान के तहत कोटा, देहरादून और प्रयागराज में कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि 22 अगस्त को पुणे में कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि देश के 800 शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था युवाओं को लेकर। इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में सभी राज्यों में ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। तीसरी बात कि चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बार बार सरेंडर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, इस पर CWC ने बहुत अपनी गहरा चिंता व्यक्त की और हमें देखने को मिल रहा है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने पब्लिकली चीन को एक क्लीन चिट दिया था। उस क्लीन चिट की वजह से हम कमज़ोर हुए हैं। जहां हमारे नागरिक जाया करते थे लद्दाख में, करीब 20-25 जगहों में अभी नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग राइट हमारा घटा गया है और इसके अलावा भी अरुणाचल में भी चीन का आक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से वो आक्रमण हो रहा है। इस पर काफ़ी लोगों ने इस पर अपना खेद प्रकट किया। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खड़गे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे और ये कहना
कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। परिसीमन को लेकर मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है, वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक, और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज CWC ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के हजारों उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है और बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता और आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। ये मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव प्रदेश के विकास के अब केवल सहभागी नहीं बन रहे, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य, परिश्रम और अपनी पूरी संभावनाओं के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, अब हमें ऐसे गांव बनाने हैं जहां के युवा, जहां की मातृशक्ति गांव में रहकर आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार करे, स्वरोजगार के अवसर उनके लिए तैयार हो। हम ऐसे, अब हमको उत्पाद भी ऐसे तैयार करने हैं। देखिए, नवाचार आज की दुनिया का बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। जो भी हम नई चीज लाएंगे वो निश्चित रूप से जो है लोगों को पसंद आएगी। ऐसे उत्पाद तैयार करने हैं जिनकी पहचान उत्तराखंड के बाहर भी हो, बाहर भी लोग मांग करें कि ये उत्पाद बहुत अच्छा है, और उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो अच्छी होनी चाहिए कि अरे लोग कहें कि ये उत्तराखंड का उत्पाद आया है, ये तो अपने आप में अच्छा होगा, इसको आंख बंद करके खरीद लो, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी, इसका मूल्य भी ठीक होगा। तो आप देखिए अपने आप ही जो है हमारी कितनी मांग बढ़ती है, और पलायन हमारा मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प हो कि मजबूरी में हम पलायन नहीं करेंगे, रोजगार जीने की एकमात्र उम्मीद नहीं हो बल्कि एक अवसर हो, और गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि विकास और उद्यमिता के केंद्र हों। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रदेश के हर गांव में हम ऐसे अवसर पैदा करेंगे, हर युवा को हुनर से और उद्यम से जोड़ेंगे, और हर बहन को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अपनी मातृशक्ति को हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे, हर जगह उनको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता होगी। और हमारे जो उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद, इनको हम देश और विदेशों के बाजारों में भी पहुंचाएंगे, और हम उत्तराखंड को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और देहरादून के 13 गांव, जो 13 गांव निकट IT पार्क में प्रदेश के समस्त जनपदों के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन हेतु उनके बाजारों को बेचने के लिए, मतलब उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र एक देहरादून में खोला जाएगा, इसकी मैं एक घोषणा करता हूं। इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री उद्यमशाला से लाभान्वित होने वाले सभी उद्यमियों को, सभी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं को, बहनों को और युवाओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, उनके मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
हम